गुड मॉर्निंग एवरीवन। रविंद्राज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था पार्ट 5 एंड पार्ट 6 यानी यूनियन एंड स्टेट। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम न्यायपालिका यानी ज्यूडिशरी को देखेंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में एक स्थानीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? औपनिवेशिक भारत में एक स्थानीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 1919 अधिनियम, 1935 अधिनियम, 1852 अधिनियम, 92 अधिनियम, 1909 अधिनियम। गुड मॉर्निंग सीमा, गुड मॉर्निंग ऋषिकेश, सोनू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुमार गौरव, अमन चौरसिया, अक्षय कुमार, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर है 1935 अधिनियम में भारतीय संघीय अदालत का प्रावधान किया गया था और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कलकत्ता में 1774 में कलकत्ता में सबसे पहली अदालत बनाई गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसके अनुरूप 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, भारत में वर्ष 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होने तक यह संघीय न्यायालय कार्यरत रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आर्टिकल 124 से आर्टिकल 157 तक न्यायपालिका के बारे में बात की गई है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 2 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के और राज्य के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात और जिससे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के बारे में परामर्श करने के लिए उचित समझे,
राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में या इंदौर में? हाँ जी सोनू। दिस इज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जितने भी लोअर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एमपी पुलिस और एनटीपीसी, ऐसे ही क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, तो ये सभी के लिए है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में या इंदौर में? कोई बात नहीं सीमा। चलिए, ऑप्शन सी नहीं है ऋषिकेश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जबलपुर में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष या 65 वर्ष? यानी कितनी आयु तक वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं? Basically, the question is asking about the retirement age. जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 65 years. संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अधिकार क्षेत्र, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र? गुड मॉर्निंग सचिन। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी।
भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता अनुच्छेद 131, अपीलीय अनुच्छेद 132 और परामर्शीय अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 143, 144 प्राप्त है। वह भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद या अन्य मामलों में मूल अधिकारिता रखता है। ये तीनों ही क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 143 में परामर्श राष्ट्रपति के से लिया जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय या उच्चतम न्यायालय? ए ऑप्शन उच्च न्यायालय। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? चलिए, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। अंतिम अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत उच्च न्यायालय की सिविल दंडिक यानी क्रिमिनल या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से रिट ऐसे हैं जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? बंदी उपस्थापन, परमादेश, निषेध या उत्प्रेषण? जी ऋषि, वन लाइनर जीके की क्लास रिकॉर्डेड में क्यों नहीं आ रही है? सारी क्लासेस वहां पर अवेलेबल हैं, सिर्फ आज का लेक्चर नहीं होगा, जो इसके बाद फिर से वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी मैं इसके बाद बात पहुंचा दूंगी, कन्वे कर दूंगी मैसेज आपका। राइट आंसर इज बी। परमादेश रिट केवल किसी सरकारी पदाधिकारी जिसके अंतर्गत सरकार और निगम भी शामिल हैं के विरुद्ध लागू की जा सकती है। परमादेश की मांग ऐसी किसी भी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है जो अपने लोक या संविधिक कर्तव्य या दायित्व के पालन में चूक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय?
यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 131, 132 एंड 132, 133 एंड 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है और उच्च न्यायालयों से ऐसे मुकदमे को जिनके संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ऐसे मुकदमे जिसमें उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में संविधान के बारे में, संविधान की व्याख्या करने का अगर प्रश्न उठ जाता है तो वो सारे केसेस पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 132, 133 एंड 228। तो अंतिम व्याख्याता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, रविंद्राज इंस्टीट्यूट की तरफ से रविंद्राज न्यूज एनालिसिस को ज्वाइन करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, रविंद्राज आईएएस ऑफिशियल के नाम से। और अगर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो नीचे दिए नंबर पे कॉल करके आप उसके बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। संविधान का अभिरक्षक राष्ट्रपति, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या राज्यसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए, बी, बट इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अभिरक्षक के रूप में न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 25, 26, 30 या 31? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं? कुल कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? 25, 26, 30 या 31? ऑप्शन 31। मूल रूप से कितने थे? 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य। ठीक है, और अभी कितने हैं? 31, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। ये मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 यानी एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। अनुच्छेद 124 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में संसद ने सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम के माध्यम से इनकी संख्या में परिवर्तन किया है। वर्ष 1986 अधिनियम द्वारा न्यायाधीशों की कुल संख्या 26 यानी 1 जमा 25 कर दी गई थी और बाद में 2008 में इसको 31 कर दी गई। भारतीय संविधान में के संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। हाई कोर्ट, ठीक है, कब?
कि 10, 12, 15 या 245? कौन से संविधान संशोधन में हाई कोर्ट के जजेस की आयु 60 से 62 कर दी गई, सेवानिवृत्ति की आयु? राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए संसद, बी उच्चतम न्यायालय, सी उच्च न्यायालय या डी चुनाव आयोग? राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? संसद को, उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को या चुनाव आयोग को? ऑप्शन सी, राज्य से रिलेटेड हाई कोर्ट। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन निर्वाचन संबंधी समस्त विवादों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को छोड़कर निपटारे की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? साधारण कानून, निर्णय विधि, विधि का नियम, प्रशासनिक कानून? न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं?
ऑप्शन बी निर्णय विधि कहते हैं। ठीक है, साधारण कानून जो संसद द्वारा बनाए जाए, विधि के नियम के अकॉर्डिंग जो भी कानून बनाए जाएंगे वे साधारण कानून कहे जाएंगे, और जो भी कानून न्यायपालिका द्वारा बनाए जाएंगे उसे निर्णय विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को निर्णय विधि कहा जाता है। धीरे धीरे इस प्रकार की विधि अपना स्थान बना लेती है तथा अन्य मामलों के निर्णय देने में इनका प्रयोग किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की? किस मामले में, किस केस में? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, उपयुक्त सभी मामले। मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कौन सा केस नीति निदेशक तत्वों के ऊपर स्थापित किया गया है? मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति निदेशक के सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की गई है। किस केस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से ऊपर रखी है? नीति निदेशक सिद्धांतों से ऊपर रखने की बात की जा रही है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज की नहीं की जा रही, या उसकी प्रस्तावना के बारे में नहीं की जा रही है, उसे बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है इसके बारे में नहीं की जा रही है। बात की जा रही है नीति निदेशक सिद्धांतों से ऊपर कौन से केस में रखा गया है। डीपीएसपी से ऊपर कौन से केस में रखा गया है मौलिक अधिकारों को? चलिए, ऑप्शन ए गोलकनाथ वर्सेस पंजाब। राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर वरीयता प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये जो डी सभी मामले हैं, ठीक है, मौलिक अधिकारों से में सभी मामले हैं, लेकिन गोलकनाथ में नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर रखा गया है। अनिल शैलेंद्र राजनायक, प्लीज मुझे ना यूट्यूब के लिंक पर ज्वाइन करिए, मैं वहां पर आपके कमेंट्स पढ़ सकती हूँ। मैं फेसबुक पे आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अपनी ओर से, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को, जज को कैसे कौन हटा सकता है?
जी ऑप्शन ए। ठीक है, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति उच्च या उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर हटाए जाने हेतु प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थिति और मत यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा समर्थित संवेदन संसद के प्रत्येक सदन के उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति ने के आदेश ना दे दिया हो। ठीक है, तो विशेष बहुमत से पारित यानी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का ही होगा। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री और राष्ट्रपति। ऋषि, सोनू, ऋषिकेश, सचिन, एवरीबडी इज राइट। जी ऑप्शन ए राज्यपाल। हाईकोर्ट से परामर्श करके राज्यपाल नियुक्त करता है। संविधान के अनुच्छेद 233 खंड 1 के तहत किसी राज्य के जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है। अगर राज्य से रिलेटेड है तो वहां पे या तो हाई कोर्ट होगा। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर करेगा। किसकी परामर्श पर? हाई कोर्ट की। और अगर ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात होगी तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। उसमें अगर राज्यों के बारे में बात होगी तो कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी किससे संबंधित मामलों को देखती है? आपराधिक मामले, ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी मामले, सिविल मामले, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। एनजीटी किससे संबंधित मामलों को देखता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपराधिक मामलों को, क्रिमिनल मामलों को, इस ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी मामले, सिविल मामले, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। इसी क्वेश्चन में ही इसका आंसर है एनजीटी ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ग्रीनरी किसकी बारे में बात कर रहा है? पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। यहाँ पे ही ग्रीनरी होगी, यहाँ पर तो होगी नहीं, यहाँ पर भी नहीं होगी और यहाँ पर भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अधीन की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों को देखता है, जबकि आपराधिक मामले न्यायालय द्वारा तथा सिविल मामले दीवानी न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नेक्स्ट
भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की किस पर आधारित है? न्यायिक पुनरीक्षण किस पर आधारित है? इस विधि सम्मत शासन पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, पूर्ण निर्णय तथा परिपाटियों पर। ऋषिकेश में भी टेक्निकल इशू, अब शायद सही हो गई है। नाउ एवरीथिंग इज फाइन, राइट? आई एम ऑडिबल? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस पर आधारित है? विधि सम्मत शासन पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर या पूर्ण निर्णय तथा परिपाटियों पर? क्लास रुक रही है बार बार। कंटिन्यू करो। चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया पर, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। रूल ऑफ लॉ, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या उसके अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। यानी उसके द्वारा कोई भी निर्णय दिया गया हो, उसके बारे में, उसके अधीन, उसके अंदर जाके वह उसको दोबारा पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। आर्टिकल 145 एंड 137। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जिन लोगों ने भी अभी तक रविंद्रास 24/7 लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।